स्टार्ट करें। चल, हमारा जो टॉपिक रह गया था, मैग्नेटिक टेप रह गया था, पहले उसको कवर करेंगे। मैग्नेटिक टेप कौन सी स्टोरेज डिवाइस है? सेकेंडरी। सेकेंडरी में भी हमने दो प्रकार पढ़े थे। कौन सी वाली है ये? सिक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस। सिक्वेंशियल और डायरेक्ट स्टोरेज डिवाइस में क्या डिफरेंस रहता है? तुम्हें जो भी पढ़ाया सब भूल भाग गए हो हैं? दशहरा में एंजॉय करने के चक्कर में सब दिमाग से गायब। चलो देखते हैं। सिक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस में आपके जो इंफॉर्मेशन होती है वो सीक्वेंस से पढ़नी पड़ती है। इसका एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप, जो आप पहले काम में लेते थे, टेप रिकॉर्डर में डाल के जो कैसेट सुना करते थे। याद आ रहा है क्या पहले मैग्नेटिक टेप कैसे होती थी, कैसेट कैसे होती थी? तो वो इसका ही एग्जांपल है। उसमें सिक्वेंशियल कैसे होता था? आपके गाने रिकॉर्ड हैं उसमें, सपोज 10 तक, ठीक है, 10 गाने रिकॉर्ड हैं, तो 10वें गाने पे जाना हो तो पहले पहले गाने से लेकर 10वें तक या तो फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तभी 10वें तक पहुंच पाएंगे, डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। सीडी में क्या होता है, आप ट्रैक नंबर देते हो रिमोट से, तो सीधा उसी गाने पे पहुंच जाता है। ट्रैक का नंबर दिया 6, 7, 8, 10, जो भी ट्रैक का नंबर है, तो पूरा फॉरवर्ड नहीं करेगा, एग्जैक्टली उसी गाने पे पहुंच जाएगा। तो सीडी डीवीडी में ये फ़र्क है। ये मैग्नेटिक टेप में क्या होता है, सीक्वेंस से, या तो वो रील को फॉरवर्ड करेगा फास्ट, लेकिन सीक्वेंस से ही चलेगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, सिक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस। यह प्लास्टिक की बनी होती है। जिसकी चौड़ाई 4 mm से 1 इंच के बीच में होती है। लंबाई 50 फीट से 2400 फीट तक होती है। ठीक है। इस तरीके का फीता बना हुआ होता है। फीता मतलब यूं गोल लपेटा हुआ इस पे। इसको खोलो, जैसे आपके जो पहले टेप रिकॉर्डर खुलती थी, ये लंबाई में इस तरीके से खुल जाएगी। ठीक, इस पे जो ट्रैक बने हुए हैं, इस तरीके से इस पे ट्रैक बने हुए हैं। ठीक, ये तो लंबाई में जो हमने डिवाइडेशन किया है, इसको हम कह रहे हैं ट्रैक। ठीक है।
एक्चुअली जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ बड़ी बड़ी मैग्नेटिक टेप इस तरीके से काम में ली जा रही है जिसमें इतनी लंबाई हो सकती है ना। उसको रिकॉर्ड लपेट दिया जाएगा, उसको खोलोगे तो इतनी लंबाई निकल जाएगी उसमें से। रील जो आपके पास कैसेट होती है उसको भी खोलोगे तो कम से कम 50 फीट तो निकल ही जाएगी, है ना। ये एक रिबन है, रिबन पे इस तरीके से ट्रैक बने हुए हैं और जो अक्षर पहचाने जाते हैं ये एक फ्रेम कहलाएगा। सपोज एक लिखा हुआ है तो इस फ्रेम पे लिखा हुआ होगा, फिर नेक्स्ट कोई करेक्टर लिखा हुआ है तो नेक्स्ट फ्रेम में लिखा हुआ होगा। ठीक है, इस तरीके से इस पे इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड रहती है। ठीक, तो मैग्नेटिक टेप के जो पॉइंट्स हुए, इसके मेन पॉइंट यही होगा कि एक तो ये सिक्वेंशियल है, लंबाई चौड़ाई तो नहीं पूछेंगे आपसे, एक अनुमान मैंने आपको बताया कि आपके दिमाग में रहे कि ये कैसे, कितनी लंबी होती है, कितनी चौड़ी होती है, थोड़ा पता चले आपको प्रैक्टिकली। इसके जो मेन पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, प्लास्टिक की बनी है, प्लास्टिक की बनी रिबन जैसी है, ठीक है। दूसरा, इस पर भी आयरन ऑक्साइड का लेपन होगा या मैग्नेटिक पार्टिकल जो है मैग्नेटिक मटेरियल का लेपन होता है, सामान्यतः आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इसको सिक्वेंशियली एक्सेस किया जा सकता है। इसको डायरेक्ट एक्सेस या रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक, ये बात आ गई है समझ में, ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक टेप है तो ये तो पता ही है कि इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में लिखी जाएगी, मैग्नेटिक फॉर्म में लिखी जाएगी। दूसरा मुद्दा क्या इंपॉर्टेंट है, इस इंफॉर्मेशन को कैसे, इसकी इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सेस किया जाएगा, सिक्वेंशियली एक्सेस किया जाएगा। यह कहाँ काम में आती है, यह मुख्यतः, फिर नेक्स्ट पॉइंट जो इसका आता है इम्पोर्टेंट, यह मुख्यतः बैकअप लेने के काम में आती है। यह मुख्यतः बैकअप लेने के काम में आती है, ठीक है। दूसरा, बैकअप का जो तरीका होगा, इसमें बैकअप का तरीका ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन ऑनलाइन का मतलब क्या है उसको भी समझेंगे हम। यह ऑफलाइन स्टोरेज का माध्यम है। इसकी कॉस्ट बहुत कम आती है। अगर हम कंपैरिजन करें तो इसके ये मेन मुद्दे हो जाएंगे, क्या क्या पॉइंट हो जाएंगे। एक तो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैग्नेटिक फॉर्म में है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर कैसे किया जा रहा है, सिक्वेंशियली रीड और राइट किया जाएगा। दूसरा, यह काम किस में आती है, सामान्यतः बैकअप लेने के काम में आती है। तीसरा, ये ऑफलाइन स्टोरेज माध्यम है। चौथा, इसकी कॉस्ट बहुत कम आती है। कंपैरिजन किससे करते हैं, दूसरे से। मैग्नेटिक डिस्क से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो मैग्नेटिक टेप की जो कॉस्ट आती है बहुत कम आती है। तो ये बैकअप लेने के लिए क्यों काम में आती है, क्योंकि एक तो इसकी कॉस्ट कम है, ठीक है। बैकअप का मतलब जो भी डाटा आपका रखा हुआ है हार्ड डिस्क में, किसी कारण से कंप्यूटर लैपटॉप क्रैश हो जाए, कोई समस्या हो जाए, तो सुरक्षित रूप में मैग्नेटिक टेप में सारा बैकअप ले लिया और उसको किसी सुरक्षित जगह पे रख लिया, ठीक है। तो ये बैकअप लेने के काम में आती है। ऑफलाइन क्यों कह रहे हैं, जो डिवाइसेस कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में लगी होती हैं उन्हें कहा जाता है ऑनलाइन डिवाइसेस,
हार्ड डिस्क क्या हो जाएगी, ऑनलाइन हो जाएगी। मैग्नेटिक टेप आपके लगी हुई थोड़ी है कंप्यूटर पे, आप बाहर से लगाओगे उसको, बाहर से उसको अटैच करेंगे, ठीक है, तो वो कौन सी डिवाइस हो जाएगी, ऑफलाइन डिवाइस हो जाएगी। मैग्नेटिक टेप को पढ़ने के लिए मैग्नेटिक ड्राइव भी चाहिए, तो ड्राइव को सबसे पहले हम अटैच करेंगे, उसमें मैग्नेटिक टेप लगाएंगे, डेटा जो भी हमें स्टोर करना है वो बैकअप ले लेंगे और उसको सेव रख लेंगे। हालांकि ये इन दिनों बहुत कम काम में आ रही है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में जहाँ डेटा को सुरक्षित रखना होता है वहाँ आज भी ये काम में ली जाती है, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत कम आ गई है। ठीक है, कि एक बैकअप के लिए डेटा को सेव करके रखिए, इमरजेंसी केस में हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है, सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो इससे वापस बैकअप ले लिया जाएगा। तो मैग्नेटिक टेप के मुख्य मुख्य बिंदु हो गए। अपने मेमोरी से संबंधित सारा टॉपिक एक बार कंप्लीट हो गया है। एक बार हम क्विक रिवीजन लेंगे ताकि आप जो पिछला सारा भूल चुके हो एक बार आपके माइंड में आ जाए। मेमोरी से हम रिवाइज कर रहे हैं शुरुआत से जो भी हमने पढ़ा है। मेमोरी को कितने भागों में बांटा, कौन कौन सी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के डिवीज़न को किस आधार पर डिवाइड किया, देखो प्राइमरी मेमोरी एक तो कंप्यूटर सिस्टम यूनिट में लगी हुई है, सीपीयू के साथ लगी हुई है। दूसरा, प्राइमरी मेमोरी सामान्यतः वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मतलब रोम के अलावा रैम, कैश, रजिस्टर्स, ये सारी जो मेमोरीज हैं वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब तो उसकी इंफॉर्मेशन चली जाती है। तो प्राइमरी मेमोरी जो सीपीयू के साथ, सीपीयू या प्रोसेसर के साथ काम में ली जाती है, जो प्रोसेसर के साथ काम में ली जाती है, सिस्टम यूनिट में लगी होती है। साथ ही यह मेमोरी वॉलेटाइल होती है। यहाँ देखिए आप, प्राइमरी मेमोरी जो सीपीयू का ही पार्ट है, जैसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, प्रोसेसर जब भी काम करेगा तो किससे इंटरेक्ट करता है, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो और सीपीयू का ही एक पार्ट है। जब हम ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं तो मेन मेमोरी को अंदर दिखाते हैं जो सीपीयू के साथ सीपीयू में लगी होती है। यह मेमोरी वॉलेटाइल होती है, जिससे क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन आपने इसमें लिखी है वो तब तक बनी रहती है जब तक लाइट ऑन होती है। सेकेंडरी मेमोरी, सारी की सारी मेमोरी क्या होती हैं, स्थायी रूप से स्टोरेज के काम में आती है। जिसे आप कहेंगे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ये सारी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी
मेमोरी सारी की सारी, अब मैंने आपको इसमें चाहे मैग्नेटिक डिस्क पढ़ाया है, मैग्नेटिक टेप पढ़ाया है, सीडी पढ़ाया है, हार्ड डिस्क पढ़ाया है, वो सारी की सारी मेमोरी क्या है, नॉन वोलेटाइल है। और मेन मेमोरी के कंपैरिजन में अगर हम इसको देखें तो ये कंपैरेटिवली कम महंगी होती हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होती हैं, ज़्यादा महंगी होती हैं, ज़्यादा फास्ट होती हैं। ये कंपैरेटिवली कम फास्ट होती हैं और कम महंगी होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम अंतर करें, बेसिक अंतर करें कि प्राइमरी मेमोरी जो सीपीयू में लगी हुई है उसे कह रहे हैं, और वोलेटाइल होती है, ठीक। सारी की सारी सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। प्राइमरी मेमोरी के प्रकार बताएं। रैम, रोम, रैम के प्रकार बताएं। रैम के प्रकार बताएं। एस रैम का फुल फॉर्म, एस रैम का फुल फॉर्म, स्टैटिक रैम, और नीचे डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में क्या फ़र्क है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में क्या फ़र्क है, किसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। स्टैटिक से ये याद रखो कि इसकी इंफॉर्मेशन बनी रहती है, स्टैटिक है। और डायनेमिक को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। डायनेमिक रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। स्टैटिक रैम में इंफॉर्मेशन बनी रहती है जब तक लाइट ऑन है। ये लाइट ऑन में भी रिफ्रेश करना पड़ रहा है, लाइट ऑन है तब भी उसको प्रति सेकंड रिफ्रेश करना पड़ रहा है। इस पे जो चार्जेस होता है वो चार्जेस फेड हो जाते हैं। चार्जेस किस पे होता है, इसमें कैपेसिटर काम में लिया जाता है। इसमें क्या काम में लिया जाता है, ट्रांजिस्टर काम में लिया जाता है। तो कैपेसिटर जो चार्जेस है वो फेड हो जाता है, इसलिए प्रति सेकंड इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। तो बेसिक आप क्या याद रखोगे, रैम वोलेटाइल है, एस रैम भी वोलेटाइल है, डी रैम भी वोलेटाइल है। इसका फुल फॉर्म है स्टैटिक रैम, इसका फुल फॉर्म है डायनेमिक रैम, ठीक है। डायनेमिक रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, इस पर जो चार्ज होता है वो फेड हो जाता है, इसलिए ये बार बार रिफ्रेश होगा। और डिटेल में जाएं तो इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी काम में ली जा रही है, इसमें हम कैपेसिटर काम में लेते हैं, उसमें हम ट्रांजिस्टर काम में लेते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में रिवाइज करा रही हूँ, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। अब रोम के प्रकार बताओ। इसका फुल फॉर्म क्या है, मास्केबल रोम या मास्क रोम, जिस पर इंफॉर्मेशन एक बार लिख दी तो आप मिटा नहीं सकते। और इस पर जो इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा लिखी जाती है। जो सॉफ्टवेयर लिखा जाता है वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा लिखा जाता है, जिसको कि हम फर्मवेयर भी कहते हैं। पी रोम को क्या कहेंगे, प्रोग्रामेबल। पी रोम को हम कहते हैं प्रोग्रामेबल रोम, जिसे एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक बार किया जा सकता है, उसके बाद वापस नहीं किया जा सकता। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोग्रामेबल रोम। फिर ई पी रोम, इरेजेबल
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये भी दो प्रकार की है, UBEP रोम और एक है EEP रोम, या फिर इसी को ही आप UBP रोम कह देते हो और इसे चौथा प्रकार बना देते हो। इरेजेबल प्रोग्रामेबल UV अल्ट्रावायलेट रेज से ही इरेज किया जा सकता है और इसको इलेक्ट्रिकली इरेज किया जा सकता है, जिसका एग्जाम्पल क्या होता है, जिसका एग्जाम्पल क्या होता है, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, फ्लैश मेमोरी। ठीक, क्योंकि आपने सब पढ़ा और मुझे लगता है सब दिमाग में कंफ्यूजन टाइप से आपके हो गया है, इसलिए वापस से क्लियर कर रही हूँ। कैश, कैश के प्रकार L1, L2, L3। L1 सबसे छोटी होगी, महंगी होगी, फास्ट होगी। अगर प्रोसेसर को सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी तो L1 में जाएगा, उसके बाद L2 में जाएगा, उसके बाद L3 में जाएगा। ठीक है, और सभी कंप्यूटर में तीनों प्रकार लगे हों इतना कोई ज़रूरी नहीं है। कैश मेमोरी के प्रकार हैं ये। कैश मेमोरी हम कहाँ काम में लेते हैं, कैश मेमोरी हम कहाँ काम में लेते हैं, ये प्रोसेसर है आपका, प्रोसेसर प्रोसेसिंग कर रहा है, इसको जैसे ही मेमोरी की ज़रूरत हुई पहले कैश में जाएगा। कैश के प्रकार हैं, L1, L2 लगा हुआ है सपोज़, तो पहले L1 में जाएगा, फिर L2 में जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इसको जो डेटा चाहिए वो नहीं मिला तो मेन मेमोरी में जाएगा। मेन मेमोरी में जाएगा मतलब रैम में जाएगा। रैम में डाटा नहीं मिला तो कहाँ जाएगा, हार्ड डिस्क में जाएगा। ये बात आ रही है क्या समझ में, आप लोगों को समझाया है, मैं वापस रिवाइज़ करा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में जो कंसेप्ट आपने समझे हैं वो एक साथ फिट हों। जब हम रैम पढ़ रहे थे तब वो समझ में आ गया, जब आप रोम पढ़ रहे थे तब आपको वो समझ में आ गया, आपने कैश पढ़ा वो भी समझ में आ गया, हार्ड डिस्क पढ़ी वो भी समझ में आ गया, मैग्नेटिक टेप पढ़ी वो भी समझ में आ गया, CD पढ़ी हमने उसके प्रकार पढ़े वो भी समझ में आ गया। लेकिन जब ये सब एक साथ पढ़ के तो कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैं एक बार सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट में एक साथ पढ़ा रही हूँ। रजिस्टर्स कहाँ लगे होते हैं, रजिस्टर्स कहाँ लगे होते हैं, CPU में प्रोसेसर्स के साथ लगे होते हैं। प्रोसेसिंग करते वक्त जो आपका इंटरमीडिएट रिज़ल्ट आता है या जो जिस इंस्ट्रक्शन और डेटा पे काम किया जाता है वो किस में स्टोर होता है, रजिस्टर में। अभी मुझे A प्लस B करना है, प्लस क्या है, एक इंस्ट्रक्शन, A क्या है, डेटा। तो ये सारी चीज़ें A भी रजिस्टर में होगा, B भी रजिस्टर में होगा, इंस्ट्रक्शन भी कहाँ होगा, रजिस्टर में होगा, और जो आंसर आएगा वो भी किस में जाएगा, रजिस्टर में जाएगा। ठीक है, जब फाइनल काम आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा तो वो कहाँ जाएगा, मेन मेमोरी में जाएगा। मेन मेमोरी के बाद भी हमें अगर आउटपुट लेना होगा या सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करना होगा तो फाइल में भेज देंगे या आउटपुट अपन देख लेंगे। सब पढ़ चुके हो ये सारी चीज़ें आप। प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, रैम, रोम, कैश, रजिस्टर। हाँ, कल वापस से याद करके आना। रिकॉर्डिंग आपको मिल ही गई है, रिकॉर्डिंग से नोट्स बनाओ, है ना। आवाज़ में कुछ दिक्कत आई थी, वो 15 मिनट तक आवाज़ नहीं थी, उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज सबसे पहले इसकी जो खासियत है वो क्या है, परमानेंट स्टोरेज, स्थाई। ये रैम, रोम, कैश प्रोसेसर के साथ काम में आ रही हैं, और टेम्परेरी स्टोरेज है। ठीक है, ये स्टोरेज कौन सा है, स्थाई। क्या कहेंगे इसको, नॉन
वोलेटाइल। ठीक, अब इसके प्रकार देखेंगे। सेकेंडरी स्टोरेज के प्रकार क्या देखे थे अपन ने? दो में बांटो पहले तो, सिक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस और दूसरा डायरेक्ट स्टोरेज डिवाइस। ये चार्ट समझ में आ रहा है क्या आपको? मेमोरी को दो भागों में बांटा, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सी है ना, जो सीपीयू के साथ काम में आ रही है ना, जो सीपीयू का पार्ट है, मेन मेमोरी कहा जाता है उसे। ठीक है, फिर इसमें भी प्रकार है, रैम, रोम, कैश, और इसके भी मैंने आपको प्रकार बताए। रैम के प्रकार एस रैम, डी रैम। रोम के प्रकार एम रोम, पी रोम, ई पी रोम। कैश के प्रकार L1, L2, L3। अब सेकेंडरी स्टोरेज को दो भागों में बांटा, सिक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस और डायरेक्ट स्टोरेज डिवाइस। डायरेक्ट लिखा हो या रैंडम लिखा हो, एक ही बात है। रैंडम स्टोरेज डिवाइस या डायरेक्ट स्टोरेज डिवाइस, इसका मतलब क्या होता है? सिक्वेंशियल का मतलब आपको क्रम से पढ़ना पड़ेगा सारा डेटा, और डायरेक्ट का मतलब है जो डेटा आपको पढ़ना है डायरेक्ट उसी जगह पे पहुंच जाओ। रैंडम का मतलब भी यही है कि आपको जिस डेटा को पढ़ना है रैंडमली आप उसी जगह पे पहुंच जाओ। ठीक, सिक्वेंशियल का एग्जांपल आज पढ़ाया है, अभी पढ़ाया है, मैग्नेटिक टेप। सिक्वेंशियल टेप रिकॉर्डर वाली कैसेट याद कर लिया करो। सिक्वेंशियल के साथ गाने सुनने वाली जो कैसेट थी वही है एग्जाम्पल मैग्नेटिक टेप का और सिक्वेंशियल का। ठीक है, डायरेक्ट स्टोरेज डिवाइस पे आ जाते हैं अब। ठीक, फिर इसका क्लासिफिकेशन काफ़ी और है। हम सेकेंडरी स्टोरेज पे आए और सेकेंडरी स्टोरेज में भी डायरेक्ट में अब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी। ठीक, सेकेंडरी स्टोरेज में भी हमने दो भागों में बांटा, सिक्वेंशियल डायरेक्ट को हमने फिर वापस तीन भागों में बांटा, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक डिस्क में क्या क्या लिया था हमने? हार्ड डिस्क, फिर क्या लिया हमने? फ्लॉपी डिस्क और एक जिप ड्राइव। बहुत सारी किताबों में सिर्फ यही दे रखा है, कहीं कहीं ये जिप ड्राइव भी दे रखा है। ऑप्टिकल डिस्क में आपके आएगा सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क। ये क्या अभी रिसेंटली पढ़ा है ना, और जो पहले पढ़ा है वो निकल गया दिमाग से। फ्लैश मेमोरी का एग्जांपल पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। इसी के एग्जांपल होते हैं, मेमोरी कार्ड को हम क्या कहते हैं? एमएमसी, मल्टीमीडिया कार्ड, एसडी सिक्योर डिजिटल। फ्लैश मेमोरी यही है ना। कहीं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल
ये कौन सी टेक्नोलॉजी पे, जो आपने EEPROM की टेक्नोलॉजी पढ़ी थी, ये उसी पे आधारित है। EEPROM की टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है ये। मैग्नेटिक डिस्क किस टेक्नोलॉजी पे आधारित है? इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर हो रही है? इंफॉर्मेशन को मैग्नेटाइज और नॉन मैग्नेटाइज करके जो पार्टिकल हैं इसके आयरन ऑक्साइड मैग्नेटिक मटेरियल का लेपन किया जाएगा, उसके जो पार्टिकल हैं मैग्नेटाइज होंगे तो इन्फॉर्मेशन ऑन, नहीं तो ऑफ। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाएगा इन सभी में, हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में, जिप ड्राइव में। ऑप्टिकल डिस्क में इन्फॉर्मेशन को कैसे स्टोर किया जाएगा? इसमें लेज़र रेस के रूप में। ब्लू रे डिस्क में वायलेट रेज या प्रकाश की जो ब्लू किरणें होती हैं या वायलेट किरणें होती हैं, उससे इससे इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जा रहा है। फ्लैश मेमोरी में कैसे स्टोर किया जा रहा है? पेन ड्राइव के रूप में। और इसकी इन्फॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी क्या है? सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है या EEPROM टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसी को हम क्या कहते हैं? फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। इतनी बात आई क्या समझ में? हार्ड डिस्क पे आ जाओ। हार्ड डिस्क में ये क्या बनी होती हैं? इस तरीके से प्लेटर्स बने होते हैं, है ना। इसको कहा जाता है मेटल की प्लेट जो होती है, इसे कहा जाता है प्लेटर्स, प्लेटर। ठीक है, वर्ड काम में लिया जाता है प्लेटर। ठीक, इसके ऊपर वाली सरफेस पे नहीं लिख सकते, सबसे नीचे वाली सरफेस पे नहीं लिख सकते, तो ऊपर वाली सरफेस छोड़ दो और सबसे नीचे वाली सरफेस छोड़ दो। अब इसके नीचे वाली सरफेस को क्या कहेंगे? सरफेस 0। ठीक, इसके ऊपर वाली सरफेस क्या कहलाएगी? सरफेस 1। इसके नीचे वाली सरफेस क्या कहलाएगी? सरफेस 2। इसके ऊपर वाली सरफेस क्या कहलाएगी? 3। इसके नीचे वाली सरफेस 4। इसके ऊपर वाली सरफेस नीचे वाली छोड़ दी जाएगी। तो इस पर कुल कितनी सरफेस हुई? 6। इस पर कुल कितनी सरफेस हुई? 4 अगर प्लेट हैं, सरफेस कुल 8 होती हैं, उसमें से 2 छोड़ दी जाएंगी, 6 सरफेस जिस पे लिखा जाएगा, है ना। इसके साथ क्या लगा होता है? रीड राइट हेड लगा होता है। ये जो रीड राइट हेड है, ये आगे पीछे मूव करता है और ये प्लेट्स घूमती रहती हैं। तो इस पे जितने भी ये ट्रैक्स बने हुए हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन को पढ़ लिया जाता है। ये वाला पोर्शन भी घूम के जब यहाँ आ जाएगा तो इसको पढ़ लिया जाएगा। ये किस डायरेक्शन में घूमेगा? इस तरीके से रीड राइट हेड आगे पीछे हो जाएगा। ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन को क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है? इसके ऊपर हेड नहीं लगा हुआ। ठीक है, इतनी बात आ रही है समझ में। फिर इसमें 3 पॉइंट बताए थे मैंने। ट्रैक कौन से होते हैं? ये राउंड पार्टीशन, जो गोल पार्टीशन बने हुए हैं, इनको क्या कहेंगे हम? ट्रैक। इसी तरीके से ये वाला पोर्शन कहलाता है सेक्टर। अब इसमें आप ध्यान दें, ये वाला सेक्टर थोड़ा बड़ा है, ये वाला सेक्टर थोड़ा छोटा, ये वाला छोटा, ये वाला छोटा। अब ये सेक्टर 0 है सपोज़, तो ये सेक्टर 1 हो गया, ये सेक्टर 2 हो गया, 3, 4, 5। सेक्टर इस तरीके से क्रम में होंगे। और ट्रैक किस तरीके से होगा? बाहर वाला ट्रैक 0 कहलाएगा, फिर उसके बाद वाला 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से अंदर चलेगा। तो ट्रैक और सेक्टर से कहाँ पे पहुँचा जाता है? पर्टिकुलर जगह पे, जिसे एड्रेस कहा जाता है, वहाँ पे पहुँचकर डेटा को पढ़ा जाएगा। तो हार्ड डिस्क की एड्रेस किन किन से हमें क्या क्या चाहिए, किस किस क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए एड्रेस के रूप में?
एक तो चाहिए सरफेस नंबर। सरफेस नंबर क्यों चाहिए? 1 2 3 4 यहाँ पे लिखी इन्फॉर्मेशन पढ़नी है कि यहाँ पे लिखी इन्फॉर्मेशन पढ़नी है या इसके नीचे वाली इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सरफेस नंबर। सरफेस नंबर के बाद ट्रैक नंबर, ट्रैक नंबर के बाद सेक्टर नंबर, तब जाके आप इस इन्फॉर्मेशन तक ये हेड पहुँचेगा और फिर इस हेड से इन्फॉर्मेशन को पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो हार्ड डिस्क के एड्रेस में क्या चाहिए? सरफेस नंबर, ट्रैक नंबर और सेक्टर नंबर। फिर एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी, अगर ये ट्रैक है और इसी तरीके से यहाँ पे भी एक ट्रैक बना हुआ है, यहाँ पे भी एक ट्रैक बना हुआ है, यहाँ पे भी एक ट्रैक बना हुआ है, इन ट्रैक्स को मिला दिया जाए तो इसको क्या कहते हैं हम? सिलेंडर, ठीक है। सरफेस, ट्रैक, सेक्टर, सिलेंडर। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं डेटा ट्रांसफ़र रेट। डेटा ट्रांसफ़र रेट किसको कहते हैं हम? प्रति सेकंड कितने बिट्स और कितने बाइट ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं या रीड राइट किए जा सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डेटा ट्रांसफ़र रेट। फिर उसके बाद आए थे सीक टाइम, लेटेंसी टाइम। सीक टाइम क्या था? सीक टाइम क्या था? सीक टाइम पर्टिकुलर ट्रैक को ढूंढने को हम कह रहे थे सीक टाइम, पर्टिकुलर सेक्टर को ढूंढने को कह रहे थे हम लेटेंसी टाइम, और ट्रैक और सेक्टर दोनों को ढूंढ लिया जाए उसमें जितना टाइम लगा है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेस टाइम। तो एवरेज एक्सेस टाइम हार्ड डिस्क का निकालना हो तो एवरेज सीक टाइम प्लस एवरेज लेटेंसी टाइम को करेंगे। आई क्या बात समझ में? ये हुई हार्ड डिस्क की बात।